नेपाल को अगर कोई एग्जाम्पल इस वक्त सबसे ज़्यादा सूट करेगा तो वो है 2019 की वो सीरीज जहां पर नेपाल वर्सेस यूएई की ओडीआई सीरीज हुई थी, वो भी शायद यूएई। वहां पर एक मैच, पहला मैच बहुत ही बुरी तरह हारने के बाद 113 पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद दमदार वापसी करते हुए 2-1 से नेपाल ने वो सीरीज जीती थी। तो उससे प्रॉपर एग्जाम्पल होगा नहीं, जो कि 2019 में हुआ था। अब से 2-2.5 साल पहले की सिर्फ बात है। उस एग्जाम्पल को माइंड में नेपाल को रखना होगा और कुछ वैसा ही कमबैक की जरूरत होगी इस सीरीज में अब पहला मैच हारने के बाद। लेकिन कमबैक के लिए भी कुछ चीजें करनी होंगी, जिसके बाद ही नेपाल इस सीरीज में वापसी कर सकता है। वो चीजें क्या होंगी ये जरूर यहाँ पे मैच में बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। यूएई के लिए क्या रहेगा कि वो किस तरह से इसी मैच को जीतकर पूरी तरह से सील कर दे इस सीरीज को, और फिर लास्ट मैच में कहना कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने वो जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे वो चेक करें। ये सारी चीजें इस पर डिस्कस जरूर करेंगे। क्या कुछ चेंजेस दोनों प्लेइंग 11 में होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, क्या चीजें नेपाल को ध्यान में रखनी होगी मैच के बाद, और क्या यूएई को। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि 1-0 से फिलहाल नेपाल इस सीरीज में पीछे है, और ऐसा नहीं कि क्लोज हार हुई है। काफी बड़ी 70-80 रन की करीब हार पहले मैच में नेपाल को मिली है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो रहा है अयान का जो फर्स्ट स्पेल था। इसमें कोई दौरान नहीं, हम सबने देखा अयान ने फर्स्ट स्पेल डाला, जबरदस्त स्पेल था। और डेफिनेटली अयान को पहले कभी नेपाल के प्लेयर्स ने खेला नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी डिलीवरीज काफी ज्यादा स्पॉट ऑन थी, लेंथ पे थी, काफी मिस्टीरियस नजर आई थी, जिसकी वजह से नेपाल की जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से उनके सामने घुटने टेक चुका था जब पहले स्पेल बॉलिंग कराने आए। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो उसके बाद इतनी दिक्कतें नहीं हुई। अयान जैसे ही निकले उसके बाद बाकी बॉल्स के रन आने शुरू हुए। जी हाँ, इतनी दिक्कतें नहीं हुई, रन आने भी शुरू हुए, विकेट्स का भी जो फ्लो है थोड़ा कम होता चला गया, एक नॉर्मल मैच की तरह। लेकिन यानी क्लियरली है कि फर्स्ट हाफ में जो अयान ने बॉलिंग रखी थी वही मिस्टीरियस साबित हुआ, और वही मिस्टीरियस की हम बात कर रहे थे जब हमने स्क्वाड में कहा कि मौसम ढकल को क्यों इस सीरीज में होना चाहिए था, क्योंकि वो एक अलग तरीके के बॉलर होते और लेग स्पिनर्स यूएई की टीम में कोई है नहीं जिनके खिलाफ उन्हें कुछ प्रैक्टिस मिल जाए। तो वो बहुत ही बेहतरीन मिस्टीरियस बॉलर होते मौसम, अगर इस सीरीज में वो होते, कुछ ऐसा ही परफॉर्म करके दिखाते जो कल अयान ने किया है। अयान, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले अगर मैं बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लूं तो वहां क्या क्या चीजें नेपाल को ध्यान में रखने की जरूरत है इस मैच रिलेटेड, जो गलतियां हुई उसे ना दोहराएं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ज़रूर है बैटिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला काम ये है कि जो ओपनर्स हैं, जो ओपनर हैं वो सबसे पहले तो शुरू का फेस निकलवाएं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि नेपाल के जो विकेटें हैं, 2-3 विकेट हैं, 2-3 विकेट खासकर पावर प्ले के अंदर गिर जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है आपके, उनको आना पड़ता है 10 ओवर के अंदर। वो बहुत अर्ली स्टेज हो जाता है, और ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि ओवरऑल पूरे क्रिकेट में अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर अचानक से ऊपर आ जाए तो। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है कि नहीं कर पाएगा वो, उससे जो सामना जो है उसका, वो फेस जो है वो नहीं कर पाएगा बॉलर का इतने शुरुआती दौर में। और अगर एंड किया भी, जैसे कि अर्जुन और नितिन ने कोशिश भी की, तो वो इतना नहीं पहुंच पाएंगे कि स्कोर तक पहुंच पाएंगे। नहीं, जरूर देखिए, तो यहाँ पर शुरुआत करनी होगी ओपनर्स, एक स्टार्ट दिलाना होगा। स्टार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि 70-80 की पार्टनरशिप से, बिल्कुल नहीं। आपको काम रहकर थोड़ा सा लीव करने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा छोड़ना होगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ी सी बॉल को पुरानी करनी होगी, क्योंकि शुरू में अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो फिर विकेटें गए विकेट, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट है, T20 क्रिकेट नहीं है जहां पर आप धूम धमाका करने लगे, पहले ओवर में 10 रन 20 रन आ गए, पावर प्ले चल रहा है, ये करना है वो करना नहीं। यहाँ वनडे क्रिकेट है, 11-12 ओवर तक अच्छी तरह जाना है, थोड़ा फेस का सामना करना है। 40-45 रन बन गए, काफी, हमारे विकेट नहीं गिरे हैं मिडिल। लेकिन और एक बात और, अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उसके बाद आएंगे तो जरूर इसका एडवांटेज मिलेगा नेपाल की टीम को, अगर वो शुरू का फेस निकाल देते हैं। बिल्कुल, तो ओपनर्स को हर हाल में शुरू का फेस निकालना है, यानी पहले 10 ओवर किसी भी सूरत में निकालने हैं, ताकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को कम से कम थोड़ी पुरानी हुई गेंद मिले, इससे वो धूप भी बेहतर रहेगा। तो वो फेस अगर वो निकल जाए तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ज्यादा चढ़कर वहां पर पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो नीचे के बैट्समैन हैं, जो बाद में थोड़ी तेज तर्रार वाले बैट्समैन होंगे, उनको आकर रन करने में आसानी होगी, फिर एक अच्छे टोटल तक आप पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर अगर और फेस की बात करूं मैं, रोहित की बात करें, रोहित डेफिनेटली पहले मैच में स्ट्रगल किया, लेकिन उम्मीद है कि इस मैच में अगर वो बकल अप जरूर करेंगे। और बात करें उसके बाद अगर प्लेइंग 11 में अगर मैं सीधे यहाँ पर चलूं तो क्या एक आध चेंजेस आप देखना चाहेंगे कि प्लेइंग 11 में हो, क्योंकि चेंजेस मस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैच में 2 चेंजेस क्वेश्चन मार्क थे। नहीं बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए अब जैसे हम बात भी कर रहे थे आपस में कि चेंजेस तो होने ज़रूरी हैं। जिस तरीके का प्लेइंग 11 हमें दिखा पहले मैच में, वो तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला था। बहुत ही अलग प्लेइंग 11 थी। गुलशन जहाँ को खिलाया, उन्होंने साबित किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुशल भुर्तेल को इतने नीचे खिलाना, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद रोहित पुड़ेल भी कह रहे हैं कि ये नीचे खिलाने का हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, हम इन्हें और यहीं पर रखेंगे, ऐसा सुनने में आया, सुना हमने। लेकिन ये बेनिफिट नहीं दे रहा है, ये ज़रूर है, क्योंकि एक मैच से पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो गेम नहीं है, वो कुशल भुर्तेल का गेम नहीं है। वो इतने नीचे आके कंडीशन के हिसाब से नहीं खेल सकते। इतने नीचे आके इतने विकेट गिर चुके थे ऊपर, तो सीधे तौर पर हरिशंकर शाह ने किस तरीके का शॉट खेला, क्या वो जायज था उस डाउन पर आकर इस तरीके का शॉट खेलना? हरिशंकर शाह, कुशल भुर्तेल यहाँ बाहर जरूर होते हैं अपने सेकंड मैच में। हमारी तरफ से जो डेली क्रिकेट को लगता है भीम शार्की यहाँ इन होते हैं। और आरिफ शेख क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसका रीजन अभी भी किसी ने कुछ नहीं बताया है, ना किसी ने कुछ पूछा। बिल्कुल, तो क्लियर है कि भीम और आरिफ को इन होना चाहिए और कुशल और हरिशंकर को यहाँ पर आउट होना चाहिए। क्लियरली है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कुशल से ओपनिंग नहीं करा रहे तो फिर उस डाउन भेजकर विकेट कहीं ना कहीं वो वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है कि आप उन्हें बाहर ही रखें। अगर वो ओपनिंग कर रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन ओपनिंग में भी अर्जुन सौरभ ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, जस्टिफाइड किए हैं अपनी इनिंग को, तो वहां से उन्हें हटाना बिल्कुल भी गलत होगा। तो डेफिनेटली आप कुशल को यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। भीम और उनको आप लेकर आए आरिफ को तो बेहतर होगा। आरिफ की क्लियरली कमी कल के मैच में खली थी। जब अर्जुन आउट हुए, वहां पर आरिफ जैसे एक बैट्समैन होते तो दीपेंद्र के साथ मिलकर एक और लंबी पार्टनरशिप वहां पर ज्ञानेंद्र मल्ल को आया, जैसे मैंने पहले कहा कि स्क्वाड में ही ले लिया गया है, तो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब वरना तो उनकी जगह तो मैं स्क्वाड, जैसे हमने कहा था, हमारी स्क्वाड में ही वो जगह नहीं बनती थी, वहाँ ऑलरेडी देव वगैरह होने चाहिए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब स्क्वाड में आप बोल रहे हैं जी, हमारा लोग क्या किया सकता है, क्योंकि शायद उन्हें वापस से खिलाया जाएगा। और खिलाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि अब तो स्क्वाड में प्लेयर भी नहीं है, देव वगैरह भी नहीं है जिनके साथ उनको रिप्लेसमेंट किया जाए एज अ बैट्समैन। तो खैर ये बात हो गई प्लेइंग 11 की। अब यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर आप चले तो आप जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरीके की बॉलिंग जो रोटेशन है वो रोहित रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत उठ के आ रही है कि संदीप का मिसिंग थे, कल संदीप नहीं थे मैच में, बहुत मिस आउट किया। रोहन मुस्तफा ने भी कहा, खैर वो अपने उनकी पर्सनल राय है जो उन्होंने नोटिस किया, और जाहिर सी बात है वो तो क्लियर दिखता है कि संदीप काफी मिस कर दो। वो तो हम आप सब शुरू से ही कह रहे थे कि संदीप की कमी खलने वाली सी का डर था और इसलिए लगातार गए थे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब अगर संदीप नहीं है तो क्या नेपाल लगातार मैचेस हारना शुरू कर दे? क्या यही हर मैच के बाद कहता रहे कि नहीं संदीप नहीं है, संदीप नहीं है, संदीप नहीं? नहीं हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। अब यही चीज तो अब एहसास हो रही है कि संदीप नहीं है तो अब मिड पेस का क्या होगा। ये अगर पहले के कोचेस, पहले के कप्तान शुरू से समझते हुए आते कि हमें प्योर बैकअप्स तैयार करने हैं, अच्छे स्पिनर्स, अच्छे पेसर्स तैयार करने हैं, लगातार उनको गेम्स देकर, तो आज ये नौबत नहीं आती जो ये नौबत आई है कि संदीप की काफी याद आ रही है। ऐसा ही फिर दिक्कत ना हो कि किसी दिन करण सोमपाल जब रिटायर होंगे तो फिर कहेंगे अरे यार करण सोमपाल को बड़ा मिस कर रहे हैं। आप तैयारी करवाइए अभी से ही। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में कल के मैच की बात करें अगर, तो क्या कुछ आप रोटेशन देखना चाहेंगे? क्या तरह से रोहित यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करें जिनसे टीम को प्रॉफिट हो? क्योंकि मोहम्मद वसीम और वृत्या अरविंद ऑलमोस्ट 50% गेम अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप से ले गए थे। नहीं जरूर, देखिए ये तो करण केसी और सोमपाल कामी के ऊपर भी काफी निर्भर करेगा, जिस तरीके से अगर वो अर्ली स्टार्ट दिला पाते हैं, क्योंकि यूएई के खिलाफ तो सोमपाल कामी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन कप्तान को थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर दिक्कत आ रही है तो ये शुरू में, क्योंकि सोमपाल कामी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, करण केसी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जब ये अपने 3 ओवर के कोटे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत प्लान बदलिए। इतना वक्त नहीं है, 3 ओवर 6 ओवर हो जाते हैं इनके पावर प्ले के अंदर, कुछ नहीं हो पा रहा है तो गुलशन झा को लेके आइए, वहां पर उनसे ओवर डलवाइए। इन 3 बॉलर से ये डेली क्रिकेट जरूर मानेगा कि 3 बॉलरों को स्टार्ट करवाइए शुरू के 10 ओवर। बिल्कुल, शुरू के 10 ओवर में ही तीनों बॉलरों को लेके आइए, गारंटेड है कि विकेट जरूर मिलेगा। जी, आपको डेली क्रिकेट शो करके देता है कि तीनों बॉलर को अगर इन केस अगर 6 ओवर में विकेट नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि जहान आपने एक लाइन बहुत सही बोली, शायद आप मिस आउट कर रहे होंगे, यानी ये कहा कि करण और सोमपाल बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको इतने ओवर नहीं लगेंगे बस यही तो, अगर क्योंकि वो अपने पहले या दूसरे ओवर में विकेट निकाल लेंगे, और अगर निकल गया तो ठीक है, तो बिल्कुल उनके ओवर चलाइए 4-4, 5-5। अगर नहीं निकला, अगर 6 ओवर तक भी निकला तो समझिए कि शायद करण के सोमपाल आज भी अभी भी स्ट्रगल करेंगे फर्स्ट फेज में। आप तुरंत तीसरा बॉलर ले, इंतजार मत करिए, क्योंकि वेरिएशन चेंज होगा, एंगल चेंज होगी, बॉल की लेंथ चेंज होगी, तो विकेट मिल सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं बिल्कुल, और एक चीज यहाँ और है, यहाँ और एक चीज यहाँ लगाने की जरूरत है। अब क्रिकेट थोड़ा बदल गया है, बिल्कुल। अब
वर्ल्ड क्रिकेट काफी बदल गया। और ये चीज हमने देखी थी 2019 से, जब फाफ ने पहला ओवर इमरान ताहिर से कराया था वर्ल्ड कप में। जी हाँ। और जैसन रॉय फंस गए उसमें। पहला ही मैच था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बाद से ट्रेंड चल पड़ा। बस ट्रेंड चल पड़ा है। ये फाफ ने एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज दी थी कि स्टार्टिंग में आइए और स्पिनर से शुरुआत करवाइए, ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने दी थी। और आज देखिए इसका एग्जांपल है, अयान खान शुरू में आए, क्या किया उन्होंने, बिल्कुल पहले ही ओवर में आसिफ को ले गए, फिर ज्ञानेंद्र मल्ला चलते बने, रोहित चलते बने, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह एरी को यहाँ पर आप शुरू में लगा सकते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी इसलिए वो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, जरूर स्ट्रगल सामने करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर बॉलर को डायरेक्टली सामने लाने हैं। और एंड दीपेंद्र की लेंथ भी अच्छी है, थोड़ा खींच बाहर करते हैं, बाहर रखते हैं। और एंड ये मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा, तो ये शायद करण और सोमपाल के 6 ओवर के बाद ही सबसे पहले तो उन्हें ही ट्राई करना है, उनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। स्ट्राइक बॉलर्स, स्ट्राइक बॉलर को तो छेड़िएगा ही मत सोच कर भी। अगर उनका नहीं हुआ तो गुलशन झा या फिर दीपेंद्र सिंह एरी, इनमें से कोई अगर आप प्लान, क्योंकि 10 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरा फिर पहाड़ जैसा स्कोर बनने। बिल्कुल, तो आपको कैसे भी बाय हुक या फिर बाय क्रुक आपको हर हाल में मोहम्मद वसीम और रुत्या अर्जुन की जोड़ी को तोड़ना है जल्द से जल्द। ये जोड़ी टूटी तो डेफिनेटली जरूर हो जाएगा, काफी ज्यादा लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। वो उसका एग्जांपल हम और आप सबने कल देखा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। अब यार एक चीज और है कि हमने देखा कल यूएई के खिलाफ भी शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा है। इस हथियार को आप थोड़ा यूज करने की कोशिश करें, खास करके पेसर से हम बहुत वैल्यूएबल है। कम से कम हर पेसर अगर एक बॉल भी सटीक लेंथ पर अगर आप शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करें अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट को लेकर, आप जो जैसे आपको फील्डिंग चाहिए डेफिनेटली ट्राई करिए शॉर्ट बॉल्स में, खास करके वित्तीय के खिलाफ अगर आप ट्राई करेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। ओपनिंग फेस में बात करें और जो आने वाले बैट्समैन उन पे भी ट्राई करिए, अगर आपके स्पेल के अंदर वो आ जाते हैं शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल करिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको इससे मिल सकता है। क्योंकि आपको अगर एक तरह से विकेट नहीं मिल रहे, दूसरे तरीके से विकेट तीसरे तरीके में चाहिए, जितने भी आपको पावर लगानी है शुरू के 10 ओवर में लगानी है, क्योंकि शुरू के 10 ओवर में ही यूएई ने नेपाल का ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था। ये वहां पर रिजवान की कप्तानी की दाद देनी होगी, तो डेफिनेटली ये चीजें अगर हो तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे हमने कहा, जैसे और बात यहाँ कमल एरी की है, डेफिनेटली जैसे कि गुलशन झा ने अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई बेस ही नहीं बनता उनको आउट करने का। डेफिनेटली कमल एरी बहुत बेहतरीन बॉलर है, लेकिन अब गुलशन झा की जगह उन्हें लिया जाएगा तो फिर थोड़ा समझ से पड़ेगा कि गुलशन ने अच्छी बॉलिंग कराई, रन भी लगाए बोर्ड पे, उल्टा उनके 4 ओवर उन्हें नहीं मिले, उसका ही वो जवाब मांगे कि भाई मेरे 4 ओवर कहाँ चले गए। ओवरऑल तो ये दो चेंजेस अगर हो तो बेहतर होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अगर नजरअंदाज दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा रोहित के लिए। अमूमन कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कैप्टन वगैरह भी ये कहते रहते हैं कि बाहरी नॉइस को सुनना मना होता है। डेफिनेटली कैप्टन और प्लेयर्स कहते हैं कि बाहरी नॉइस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन चलिए ये बाहरी नॉइस की बात अलग है, लेकिन ये नॉइस नहीं है। यहाँ पर हम आप छोटी मोटी एक टिप्स देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो शायद आपके बहुत ज्यादा काम आए और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब हम यूएई की तरफ अगर चले हम, और अगर ये सब चीजें करने में नेपाल कामयाब हो गया, डेफिनेटली एक जबरदस्त कमबैक हो सकता है। ऐसा नहीं कि नेपाल के पास एग्जांपल नहीं है, नेपाल ने करके दिखाया है। 2-2.5 साल पहले ही 2019 में 1-0 से पीछे थे और बाद के दोनों मैच जीतकर 2-1 सीरीज जीती थी, वो भी यूएई के घर में घुसकर उन्हें हराया था। और उनमें से 5 प्लेयर चले थे जो टॉप, उनमें से 3 प्लेयर अभी भी मौजूद हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़े और सोमपाल कामी। पारस और संदीप नहीं है, उनकी जगह पर उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर जिन्हें काम करना होगा वह दीपेंद्र सिंह एरी और करण केसी। यूएई के लिए अयान क्या करना चाहेंगे आप? ऑलरेडी 1-0 से आगे है, बूस्टअप है, कॉन्फिडेंट है। नेपाल के बैट्समैन अयान से थोड़ा डिफेंसिव लेंगे। उनके लिए क्या होगा कि वो किस तरीके के अप्रोच रखे कि वो इसी मैच में कहने की सीरीज को सील कर दे। जरूर देखिए यूएई सिमिलर जाए जैसा यूएई ने किया है, या फिर एक चीज जरूर हो सकती है, हम शायद ये भी देख सकते हैं कि अगर वो कोई और बॉलर लेके आए हैं साथ में, क्योंकि हजरत बिलाल को तो उन्होंने खिलाया, ये एक नए बॉलर आए थे यहाँ पर, हमने उनको देखा, ये एक अलग चीज हो सकती है, बहुत ही अलग एक सोच हो सकती है ये रॉबिन सिंह सर या रिजवान की, कि अगर कोई बॉलर एक और है हमारे पास हमारे बेंच स्ट्रेंथ में तो उसको कल मौका मिले। ये हो सकता है कि सामने वाले को मालूम ना हो कि एक और हम कार्ड फेंकें, अपना ट्रम्प कार्ड हम लाए और उसको यूज करें। बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट। ये बहुत अलग सोच है, जो कि शायद ना हो, दिल्ली क्रिकेट मानता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक रास्ता जरूर है कि अगर उनके बेंच स्ट्रेंथ में ऐसा कोई बैठा है जो बॉलिंग अच्छी कराता है, एक बॉलर है, तो उसको भी कल मौका मिल सकता है। लेकिन अब मेन सॉल्यूशन की बात करें तो मेन मैच की, तो सेम एज जो पहले मैच में प्लेइंग 11 उतरी थी वही उतारनी है, सेम के साथ जाना है। अयान खान, अली शान, अपने हजरत बिलाल, जुनैद, जहूर, अहमद रजा, रोहन, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जबरदस्त खेली थी, स्कोर इतना बड़ा टांगा, ओपनिंग इतनी अच्छी हुई, सब कुछ परफेक्ट हुआ था, इसलिए टीम जीतने में कामयाब रही। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अब आप हर बार तो
तो ये नहीं सोच सकते कि 34 पे 5 हो जाएंगे या 30 पे 4 हो जाएंगे नेपाल के। तो यहाँ पर रोहित पुड़ैल को आउट करने का एक तरीका अगर आप सोचेंगे, क्योंकि रोहित पुड़ैल जो है वो काफी ज्यादा जब अक्रॉस द लाइन खेलते हैं तो एलबीडब्ल्यू होते हैं, या फिर वो अगर मैं बात करूं जो शॉर्ट वो कैच दे सकते हैं, तो वहां पर एक फील्डर आप जरूर लगाएं। तो किस तरीके के बॉलर आप चाहेंगे रोहित के खिलाफ इस तरीके के ट्रैप फंसाने की कोशिश करें, पेसर या स्पिनर, और किस तरह की फील्डिंग रखें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा रोहित को आउट करने का अगर यूएई की पर्सपेक्टिव से देखें। नहीं, स्पिनर तो नहीं, शायद रोहित स्वीप अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल सही, रोहित स्वीप अच्छा खेलते हैं। मुझे तो खैर वो बॉल्स बहुत बेहतरीन डाली थी, उस पर स्वीप नहीं लग सकता था, स्वीप मारते तो वो बॉल खड़ी हो जाती। जी हाँ, कीपर कैच बहुत ही ज्यादा खिंची हुई बॉल रखी थी, वो तो नामुमकिन था उसमें, लेकिन वो स्वीप अच्छा खेलते। तो पेसर्स अगर ट्राई करें उनके पैरों में अटैक करने, मिडिल और लेग स्टंप पे रखें और ट्राई करें, तो जरूर मिड विकेट लगाकर या जो आपका स्क्वायर लेग है उसको थोड़ा सा ऊपर बुलाकर ट्राई किया जा सकता है। ये चीज ट्राई की जा सकती है कि वो शफल करेंगे, मिडिल स्टंप पे आएंगे, या तो ऐसे खेलने जाएंगे मिड विकेट की तरफ, या तो स्क्वायर लेग की तरफ ऐसे खेलने जाएंगे। मिस हुए तो या तो एलबीडब्ल्यू होंगे या सीधा कैच हाथ में जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि रोहित शांत रहने वाले में से नहीं है, वो चलेंगे तो जबरदस्त बाउंस बैक बेहतरीन बाउंस बैक करेंगे। बेहतरीन, इसमें कोई धरा नहीं है, हमने खुद देखा है उन्हें पिछले एक साल में करीब बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक उनका रहेगा। तो ये एक तरीका है रोहित को रोकने का। वही दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, कुछ की प्लेयर्स है जिनके बारे में आपको सोचना होगा। यूएई में ऐसा नहीं है कि आपको हर बार परोसकर मिल जाएगा, इतना आसान है नहीं, वो लोग जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे। दीपेंद्र सिंह ऐरी को एक रोकने का तरीका यही है, जो कि बहुत मुश्किल है यार, वो ये है क्योंकि अभी वो 50 मारी डेफिनेटली वो एक कॉन्फिडेंट है, एक फॉर्म में जरूर, और पीएम कप में जबरदस्त उनका गया था। एक तरीका होगा कि आप उनके सिंगल्स और डबल्स पे लगाम लगाएं, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिस स्पीड से निकलते हैं रन निकाल कर, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो तुरंत सिंगल को डबल, या फिर नहीं होता तो उसको सिंगल, इससे उनको बूस्टअप मिलता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे इनको बिल्डअप करके फिर शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। तो अगर आप दीपेंद्र सिंह ऐरी के सिंगल डबल्स पे लगाम लगा पाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक उनके खिलाफ होने वाला है। और बाकी अर्जुन सौद के खिलाफ क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग कर सके, क्योंकि ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के मैच में नेपाल के लिए। दो जिनके खिलाफ हमने बात करी है, ये अगर यूएई कर पाए तो बेहतर है। अर्जुन सौद को आप किस तरीके की उनकी इनिंग, उन्होंने लगभग सभी बॉलरों खेला लेकिन बहुत अच्छे से खेला, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, जरूर देखिए, अर्जुन सौद को आप अर्ली स्ट्राइक से आप कर सकते हैं, उनको यूएई अगर चाहे तो अर्ली उसमें उन पर प्रेशर बना सकता है, क्योंकि वो यंग है। एक चीज जरूर है कि अगर उन पर स्टार्टिंग में प्रेशर बना अब वो उन बैट्समैन के टैलेंट पर आ जाता है, इंटेंट पे आ जाता है कि वो उस चीज से परेशान हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उस बैट्समैन की तारीफ होगी अगर वो नहीं हो रहा है तो। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये यूएई को ही ट्राई करना होगा कि शुरू से ही वो प्रेशर पर आगे चले, ऊपर स्लिप लगाएं, कवर को आगे बुलाएं, मिड विकेट को लेके आए आगे, रिस्क ले, क्योंकि यंग है, ये मत भूलिएगा कि वो यंग है, वो बार बार अपने दिमाग में रखिए, वो यंग है। अगर उनका जरा सा भी पेशेंस हिला तो बस वो शॉट खेलने के लिए जाएंगे। जी, और इसी का आपको फायदा उठाना बस, और नहीं हिला, पेशेंस नहीं गया, इंटेंट रहा, फोकस रहा, तो आई एम सॉरी, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला है। और बस वो इंटेंट लेके आए हैं तो खेल के ही जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और अब तक तो वही हुआ है जो अर्जुन सौद ने किया है, उन्होंने इंटेंट दिखाया है, चाहे केन्या दौरे में हो चाहे इस मैच में हो, डेफिनेटली इंटेंट दिखाया है। तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग तरह का रिस्क लेना होगा अर्जुन के खिलाफ, उनको कहना होगा, इन्वाइट करना होगा कि आप हमारी बॉल पे मारिए, कोशिश करिए। तब अगर उस वक्त भी उन्होंने पेशेंस दिखाया, इंटेंट दिखाया, तो ऑलरेडी वो बहुत हैट्स ऑफ होगा उनके लिए, जो अभी तक वो कर रहे हैं उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्ट से जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर बार आप आएंगे और हर बार दिखाएंगे रोहित पुड़ैल दीपेंद्र सिंह के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। आसिफ भी जबरदस्त वापसी कर सकते हैं, रोहित है, और दीपेंद्र ने तो अच्छी बैटिंग करी थी, और अर्जुन से बहुत उम्मीद बढ़ गई है कल के पहले मैच के बाद। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है अगर जबरदस्त वापसी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, नेपाल ने इससे पहले वापसी करी भी है, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को ओवरऑल मिल सकता है। तो फिलहाल इस मैच रिव्यू में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर रोहित भी सुन रहे हो या फिर अगर कभी तक पहुंचा दे तो बहुत बेहतर होगा। इसके हमने पहले ही कहा, आउटसाइड बहुत अलग चीज है, छोटी मोटी टिप्स है तो शायद आपकी हेल्प काफी आ सकती है। उम्मीद करेंगे कि एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ नेपाल दमदार वापसी करे, ताकि तीसरे ओडीआई मैच में और जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को यहाँ पर मिले। छोटी मोटी गलतियां हुई जिन्हें ठीक रहता है, जैसे कि हमने कहा, अब जो गया सो गया नहीं। जी हाँ, अब उसको लेकर बैठे तो नहीं रह सकते आप। अब गया, मान लीजिए कोई आज इस साल जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, तो अब ये नहीं कि वो वहीं बैठा रह जाएगा, अरे वर्ल्ड कप हार गए, आगे फिर और भी तो खेलना है। वैसे ही आपको एक मैच गया, वो चला गया, पास हो गया, अब आपको नेक्स्ट मैच के बारे में सोचना है। लेकिन हाँ, अगर आप चला गया, वो रिजल्ट भी भूल गए, वहां पर जो गलतियां हुई वो भी भूल गए, तो फिर
उठ नहीं पाएंगे आप। गलतियां हुई है उसे मानिए, एक्सेप्ट करिए, उसमें से 2-3 चीजें उठाइए, आगे बढ़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, जरूर आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्रिकेट 1-on-1 एशिया क्रिकेट की कंप्लीट अपडेट्स देने वाला यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा कोशिश करता है। कमेंट आप चेक करना मत भूलिएगा। बाय।